हेलो एवरीवन। जियोमॉर्फोलॉजी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे कोस्टल लैंडफॉर्म्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार जो केप हैं और ये जो बेज हैं इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, वेव कट प्लेटफॉर्म किसे बोलते हैं, क्लिफ रिट्रैक्ट का जो फिनोमिना होता है वो क्या होता है, केव्स किन्हें बोलते हैं, जियोस क्या होते हैं, ग्लूप क्या हैं, बीचेस कैसे बनते हैं, स्पिट किसे कहते हैं, बार किसे कहते हैं, और मरीन ड्यून्स हैं वो कैसे बनते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोस्ट जिसमें हम रिया, फ्यॉर्ड, डालमिशन और एस्चुरियन कोस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करूं सबसे पहले वर्ड मरीन की, तो ये जो वर्ड है ये डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड मेयर से, जिसका मतलब है समुद्र या फिर ओशियन। तो सी और ओशियन जो है पर्टेन करता है मरीन से। तो आपने सुना ही होगा कि मरीन डिपॉजिट्स है ना, तो इसका मतलब कि ये जो डिपॉजिट है हमें सी और ओशियन में मिलते हैं। इसी तरीके से जो मरीन लाइफ है वो भी हमें इन दोनों जगहों पे देखने को मिलती है। बात करूँ इन लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंट है वो क्या है, वेव्स हैं। तो वेव्स क्या हैं, पोटेंशियल एंड पावरफुल सोर्स ऑफ इरोजन है। वेव्स के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर जो है डेडिकेट किया जा चुका है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको क्लियरली वेव्स की जो पावर है कैसे बनती हैं, सब कुछ जो फीचर है वो वहाँ पर समझ आ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो जो वेव्स होती हैं ना ओशियन में, ये कैसे बनती हैं, जब विंड ओशन के ऊपर या समुद्र के ऊपर बहती है तो वो क्या है, फ्रिक्शन देती है जो ऊपरी सतह होती है पानी की, जिसकी वजह से क्या है, इस तरीके की जो ये वेव्स है अंडुलेटिंग जो मोशन पानी में क्या है, इस फ्रिक्शन की वजह से शुरू हो जाता है और इन वेव्स की फॉर्मेशन होती है। जब ये वेव्स किनारे पे पहुंचती हैं तो इनको जो है बॉटम से जो है फ्रिक्शन मिलता है, जिसकी वजह से इनकी स्पीड जो है कम हो जाती है। तो इसको बोलते हैं वेव ब्रेक। और जो ये पानी अपना वेव ब्रेक के बाद जो है, जो बीचेस पे जो आगे को पानी आता है उसे बोलते हैं स्वैश। और जब वही पानी जो है पीछे को हटता है उसे बोलते हैं बैकवॉश, या इसे हम अंडर टो भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत ही खतरनाक होती हैं, क्योंकि जो लोग बीचेस पे जो एक्टिविटीज़ इंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं, जो भी है, इसकी वजह से जो है अंदर को ओशन की तरफ को जो है ये ड्रैग होते हैं, इसे बोलते हैं अंडर टो। बात करूं वेव्स की इरोजन की, तो किस तरीके से ये इरोजन करती हैं, तो उसमें हम देखेंगे अब्रेजन, अट्रीजन और सॉल्यूशन के रूप में। बात करूं अब्रेजन, जिसे हम कोरेजन भी कहते हैं, तो ये जो वेव की जो ये स्ट्रेंथ है कोरेजन करने की, ये डायरेक्टली डिपेंड किस पे करती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी पे, कितनी तेजी से वेव जो है किसी रॉक या किसी अपनी जो उसका बीच है वहाँ पर टकरा रही है, और साथ ही उसके अंदर कितना लोड है, वो किस तरीके के जो है सेडिमेंट्स अपने साथ लेके आ रही है, और साथ ही जहाँ वो टकरा रही है जिस रॉक पे उसकी कितनी स्ट्रेंथ है। तो इन सब चीज़ों पे जो है कोरेजन वाली पावर जो है डिपेंड करती है। और ये जो कोरेजन होता है ना, ये मोस्टली कहाँ होता है, बेस ऑफ द क्लिफ। जो भी बीचेस में हमें क्लिफ्स देखने को मिलती हैं उनका जो बेस है वहाँ पर ये कोरोजन हमें देखने को मिलता है। और इसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे जो है रॉक फ्रेगमेंट्स हो गए, जो ग्रेवल है, सैंड है, इनका क्या है, ये इरोजन करेगी क्लिफ से और इनको जो है अपने साथ जो है वापस बहा के समुद्र में लेके चली जाती है। तो इस तरीके से जो है कोरेजन होता है। और अट्रीजन में क्या है, जो ये रॉक फ्रेगमेंट्स जो ये अपने साथ कैरी कर रही है, ये आपस में ही जो है कोलाइड करते हैं और छोटे छोटे पीसीज में बन जाते हैं, और धीरे धीरे जब ये बीचेस पे आते हैं तो एज सैंड के रूप में जो है ये डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। बात करूं हाइड्रोलिक एक्शन के बारे में, तो इसमें क्या है, जो भी रॉक्स हैं जो कि किनारे पे हैं, क्लिफ पे पड़ी हुई रॉक्स हैं, उनके अंदर अगर क्रैक है तो क्या है, जो ये वेव्स हैं पानी को एकदम उस क्रैक के अंदर जो है हिट करेंगी, और जो क्रैक के अंदर जो हवा होती है वो क्या है, बहुत फोर्सफुली जो है कंप्रेस होती है, जिसकी वजह से जो क्रैक है वो क्या है, वाइड होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे क्रैक वाइड होगा क्या है, वो धीरे धीरे जो है उस रॉक को तोड़ देगा। और जब वेव वापस उस क्रैक से अपने पानी को बाहर निकालती है तो जो है हवा जो कंप्रेस्ड हुई हुई है वो भी फोर्सफुली जो है बाहर को निकलती है, तो जिसकी वजह से जो है साउंड की प्रोडक्शन होती है। अगर आप बीचेस पे गए होंगे
तो वहाँ आपको साउंड्स ये सुनने को मिली होती हैं, जो ये हवा बाहर कंप्रेस्ड एयर है जब बाहर निकलती है तो साउंड प्रोड्यूस करती है, तो इसी की वजह से जो है ये आवाज़ हमें सुनने को मिलती है। अगला जो है वो है सॉल्यूशन के रूप में। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो है ये ओशन वेव्स जो हैं डिज़ोल्व कर देती हैं और एक सॉल्यूशन के रूप में अपने अंदर जो है बहा के ले जाती हैं। तो इस तरीके से क्या है, कोरेजन, अट्रीजन, हाइड्रोलिक एक्शन और सॉल्यूशन के रूप में जो है डेन्यूडेशन की प्रोसेस जो है वेव्स के द्वारा की जाती है। अब बात करते हैं कोस्टल फीचर ऑफ इरोजन। हमें क्या क्या जो फीचर्स हैं देखने को मिलते हैं इरोजन की वजह से। बात करूं सबसे पहले तो वो है केप्स एंड बे। तो अब देखिए, जो रॉक्स हैं कोस्टल एरिया की, उनका क्या है, सभी रॉक्स का जो है अपना अपना एक डिफरेंट रेजिस्टेंस होता है वेव्स के लिए। कुछ हार्ड हैं, कुछ सॉफ्ट हैं। तो जो ये अल्टरनेट हार्ड एंड सॉफ्ट बैंड जो ये रॉक्स का होता है, ये अकॉर्डिंगली जो है कट होता है। तो जो सॉफ्ट रॉक हैं, अगर वो कट होगी और बीच में हार्ड रॉक है और उसके बाद फिर सॉफ्ट है, तो दोनों सॉफ्ट के हैं जो किनारे वाली वो कट हो जाएंगी। और जो है जो ये हार्ड रॉक रहेगी, ये क्या है, एज अ केप के रूप में जो है प्रोजेक्ट होती है। केप को हम हेडलैंड भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा केप क्या है, एक हार्ड रॉक है। बे वो एरिया है जहाँ पर कि जो सॉफ्ट रॉक की जो कटाई करके जो अंदर को जो ये एरिया बना है, इसे बोलते हैं बे। तो अफ्रीका का एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको, तो केप ऑफ गुड होप इस तरीके से ही है। और इंडिया में जो केप कोमोरिन है वो भी एक केप है। और जो बे ऑफ बंगाल है वो एक तरीके का बे है, वहाँ पर जो है सॉफ्ट रॉक जो है उनकी कटाई करके जो है इस तरीके का गैप बनाया गया है। बात करूं अगले फीचर की, तो वो है वेव कट प्लेटफॉर्म। इसमें हम देखेंगे क्लिफ रिट्रीट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जो ये क्लिफ है, इसके बेस पे मैंने आपको बताया कि जो वेव है वो क्या है, लगातार इरोजन करके इसको नीचे से खाली करती जाएगी, आगे को ये बढ़ते जाएगा और ऊपर से जो ये क्लिफ है ना, जब ये ग्रेविटी की वजह से ऑटोमेटिकली क्या है, नीचे को गिरती जाएगी। तो क्लिफ पहले यहाँ थी, अब धीरे धीरे करके देखिए यहाँ पहुँच गई है, क्योंकि जो वेव ने है नीचे से जो है उसकी अंडरमाइनिंग करके, इरोजन कर करके इसको इस तरीके से इसको पीछे को रिट्रीट कर रही है। और ये जो नीचे वाला प्लेटफॉर्म ये बना रही है ना, इसे बोलते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म। और ऊपर क्या हो रहा है, जो क्लिफ क्या है, रिट्रीट कर रही है और नीचे जो है वेव कट प्लेटफॉर्म बन रहा है। तो ये भी क्या है, कोस्टल फीचर ऑफ इरोजन देखने को हमें मिलता है। बात करूं अगले फीचर की, तो वो है केव्स। तो केव्स कब बनती हैं, जब कोई हार्ड रेजिस्टेंट रॉक है, वो उसका जब जो वेव के द्वारा जो है इरोजन किया जा रहा है, तो कुछ इस तरीके का जो एक डिप्रेशन उस रॉक के अंदर बन जाता है, उसे बोलते हैं केव। जब जब ये केव्स के हैं रॉक के दोनों तरफ, इस तरफ से भी बनेंगी और इस तरफ से भी बनेंगी, तो जब ये बनती बनती क्या है, फिर एक टाइम पे जो है आपस में जो ये जुड़ जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं आर्च। तो ये याद रखिएगा, जब दो केव्स जो हैं आपस में मिल जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं, आर्च बनाती हैं। जब जो ये आर्च का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, विद टाइम धीरे धीरे जब ये कोलैप्स कर जाएगा वेव्स के इरोजन की वजह से, तो जो हमें ये साइड में जो ये स्ट्रक्चर खड़े मिलेंगे, इन्हें बोला जाता है स्टैक। ये भी इंपॉर्टेंट है। और धीरे 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 जब इन स्टैक का जो है इरोजन लगातार वेव करती रहेगी, तो क्या है, ये क्या बन जाएंगे, स्टंप बन जाएंगे। स्टंप क्या है, जस्ट विजिबल अबव द सी लेवल। ये थोड़े से ही मतलब हमें देखने को मिलते हैं, हल्के से ही समुद्र से ऊपर होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं स्टंप। तो इस तरीके से आपने देखा कि केव बनी, फिर आर्च बनी, आर्च कोलैप्स हुई, फिर स्टैक बना, फिर वो इरोड हुआ, फिर क्या बना, स्टंप बना। ये भी इंपॉर्टेंट है। बात करूं अगले फीचर के बारे में, तो वो है ग्लूप एंड जियोस। तो बेसिकली ग्लूप क्या है, देखिए, जब वेव्स किसी केव में एंटर कर रही है, वो केव बना रही है धीरे धीरे, तो अपने इरोजन की वजह से वो क्या है, जो ये ऊपर जो ये पार्ट है, इस सरफेस का ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर क्या है, एक हल्का सा छेद कर देती है। तो उसी छेद को जो है ग्लूप बोलते हैं। जब भी यहाँ पर वेव इस नीचे से स्प्लैश करेगी, तो यहाँ पर क्या है, एयर और जो ये वाटर है इस ग्लूप से जो है बाहर आएगा। तो इन्हें क्या है, ब्लो होल्स भी बोलते हैं। और जब धीरे धीरे इरोजन करते करते क्या है, जब ये जो जो ये बनी है ना केव, इसका जो ये रूफ है, जब ये टूट जाएगा ना, तो क्या बनेगा, जियोस बनेंगे। तो जियोस जब बनेंगे, तो
एक तरीके की क्या है, क्रीक क्रीक बनती है। क्रीक बेसिकली क्या होता है, एक नैरो चैनल होती है जिसके थ्रू पानी अंदर को आता है। ठीक है, तो ग्लूब बने, पहले मैंने बताया आपको, नीचे से जो है वेव लगातार केव के रूप में इरोजन करती रही और ऊपर को फिर क्या बने, ग्लूब बने। उन छेद से क्या है, पानी आ रहा था, हवा आ रही थी और धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो पूरा रूफ है ये कोलैप्स कर गया और फिर जब ये बने, इन्हें बोलते हैं जियोस। और जियोस की वजह से ही क्या है, क्रीक की फॉर्मेशन होती है। बात करूं अगले कोस्टल फीचर्स की, जिसमें हम बात करेंगे डिपोजिशनल फीचर्स की। सबसे पहले बात करूंगा बीचेस की। तो बीचेस बेसिकली क्या है, फाइन सैंड एंड सिल्ट, जिसके अंदर की ग्रेवल और जो पेबल है, जो वेव लेके आ रही है, उनको क्या है, डिपॉजिट करती है अलोंग द शोर, एक ग्रेडेड मैनर में। अब देखिए, अपने साथ सब कुछ ही बहा के लेके आई, जिसे हम बोलते हैं स्वैश। ठीक है, स्वैश में पानी आगे को गया, उसमें सब कुछ था, सैंड, पेबल, है ना, जो ये सब कुछ छोटे मोटे बड़े सब आगे को गए। लेकिन जब ये वापस हटती है ना, तो क्या है, जो ये फाइन पार्टिकल्स है ना, जो सैंड के फाइन पार्टिकल्स हैं, इनको तो ये नीचे को ले आती है, लेकिन जो हैवी हैवी जो ये आगे जो लेके आई थी, उनको ये आगे ही डिपॉजिट कर देती है। और जो पीछे को जब ये पानी को लेके जा रही होती है, तो जो सैंड है वो पीछे को वापस लेके जाएगी और उसे डिपॉजिट करती जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, बीचेस बनते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि ग्रेडेड मैनर में, है ना, जब वो पीछे को हटी है तो उसने ग्रेडेड मैनर में जो है इनकी डिपोजिशन की है, जिसकी वजह से क्या है, बीचेस बने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट क्या होती है। देखिए, कोई बीच है, उसके बीच के साथ बिल्कुल जो पैरेलल, जो ये पानी जो चल रहा है वो कुछ करंट, वाटर करंट इस तरीके से अगर मूव करता है पैरेलली, तो उसे बोलते हैं लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट। तो पानी इस तरीके से यहाँ को मूव कर रहा है, लेकिन जो हवा है वो बीच की तरफ को मूव कर रही है। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे जो ये विंड जो है, जो ये जो लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट है, यहाँ से जो पानी को जो है बीच की तरफ धकेलती जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, जो सैंड वगैरह की जो डिपोजिशन है, वो ये लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट करती जाएगी इलोंगेटेड मैनर में। तो इस तरीके से जो हमारे लंबे लंबे बीचेस हैं वो इसलिए बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, अब हम देखेंगे कि स्पिट और ये जो बार हैं ये कैसे बनते हैं। मैंने बताया कि जो लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट है वो आगे को मूव कर रही है, और अगर देखिए कहीं जो जो बीच है, जो बीच के इस तरफ को आपको क्या मिल गया, कहीं बे मिल गया, अंदर को कोई एक वाटर बॉडी है जिसे हम बे बोलते हैं, तो क्या होगा, लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट तो आगे को ही मूव करती रहेगी और वो डिपॉजिट भी करती रहेगी। तो इस तरीके से लगातार डिपॉजिट करते करते क्या है, वो जो ये बे वाला एरिया है, यहाँ पर भी क्या है, अपना सैंड को डिपॉजिट करेगी। तो इस वाले एरिया को बोलते हैं हम सैंड स्पिट। ठीक है, और जब ये पूरे तरीके से इस बे को जो है कवर कर लेगी, यहाँ पर एक पूरा सैंड का वो एरिया बन जाएगा, तो इसे बोलते हैं बार। ठीक है, तो सैंड स्पिट और जो ये बार है, आपको पता लग गया है कैसे बनते हैं। और ये जो पीछे जो पानी रह जाएगा ना, ये क्या है, लगून बन जाएगी। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं, केरला के जो बैक वाटर्स हैं वो ऐसे ही बने हैं, और जो उड़ीसा में जो चिलिका लेक है वो भी इस तरीके से ही बनी है। अब देखिए, जो मैंने बताया आपको, जब ये स्पिट जब बन रहा था, अगर बाई चांस कोई आइलैंड है बीच में, अगर ये स्पिट जो है उस आइलैंड को कनेक्ट कर देता है ना, बीच में आइलैंड है और स्पिट उसको जो है कनेक्ट कर रहा है, तब इसे क्या बोलेंगे, तुम बोलो बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तुम बोलो क्या होता है। और अगर कुछ इस तरीके की जो है हुक शेप्ड क्या है जो स्पिट बनता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हुक स्पिट बोलेंगे। ये भी याद रखना। बात करूं अगले फीचर के बारे में, तो वो है मरीन ड्यून्स। तो मैंने बताया कि जो वेव्स हैं वो किस तरीके से जो हैं बीचेस पे सैंड को जो है डिपॉजिट कर रही हैं, और अगर ऑन शोर जो है विंड्स वहाँ प्रिवेल करती हैं। ऑन शोर मतलब होता है कि जो शोर की तरफ, यानी कि बीच की तरफ जो समुद्र से हवाएं आ रही हैं, उन्हें बोलते हैं ऑन शोर। और ऑफ शोर होता है, यानी कि जो जो हमारा बीच है उससे समुद्र की तरफ जा रही हैं। तो जब ऑन शोर विंड जो है प्रिवेल करती हैं, तो जो ये सैंड है बीचेस का, ये इसको जो है अपने साथ उड़ा के जो है ले जाती हैं और इसको कहीं आगे जाके डिपॉजिट करती हैं, और इस तरीके से जो है मरीन ड्यून्स की जो है फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। तो ये मरीन जो ड्यून्स हैं ये काफ़ी खतरनाक होते हैं, क्योंकि जो आसपास वाली जो भी रोड है, कोई गांव है, कोई फार्म हाउसेज हैं, ये उन सभी को जो है
क्या है, अब ढक देती हैं, तो ये डेंजरस है। इसीलिए इस चीज़ से बचने के लिए क्या है, जो पाइन ट्री प्लांटेशन है वो की जाती है, और एक स्पेशल ग्रास जो है कोस्ट के अलॉन्ग उगाई जाती है जिसे बोलते हैं मरम ग्रास। तो ये था मरीन ड्यून्स के बारे में। अब बात करता हूँ टाइप्स ऑफ कोस्ट। तो कोस्ट दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सबमर्जेंस वाले और एक होते हैं अमर्जेंस वाले। बात करूँ सबमर्जेंस वाले की, तो इसमें बेसिकली क्या हुआ है, जो लैंड है वो जो है सिंक कर गई है, एक तो ये हो सकता है, या दूसरा क्या है, जो सी लेवल है ना वो राइज कर गया है। तो एग्जाम्पल क्या है, कोंकण कोस्ट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब यहाँ देखिए, जब ये सबमर्जेंस होगी ना, तो किस किस तरीके के जो कोस्ट हमें देखने को मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है रिया कोस्ट। अब देखिए रिया कोस्ट में क्या हुआ है कि जो रिवर जब समुद्र में आके मिल रही थी तो वो अपनी एक वैली बनाती होती है, लेकिन अब क्या हुआ है, ये जो वैली है ये सबमर्ज्ड हो गई है, वैली सबमर्ज्ड हो गई है, जिसकी वजह से जो ओशियन या सी का पानी है वो इस रिवर वैली के अंदर जा चुका है। तो रिया कोस्ट को क्या बोलते हैं, ये एक इनंडेटेड रिवर वैली होती है। तो इसको याद रखिएगा, रिया किसे बोलते हैं। और इन्हीं जो ये कोस्ट है ना, इन्हीं कोस्ट पे जो है फिशिंग पोर्ट्स, हमारे जो नेवल बेसिस होते हैं यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं। और बात करूँ फ्यॉर्ड के बारे में, तो फ्यॉर्ड में आपको जब मैंने ग्लेशियल लैंडफॉर्म समझाया था तो उसमें भी बताया था कि ये क्या है, ग्लेशियल वैली है जो कि डूब चुकी है पानी से। किसके पानी से, ओशन का पानी यहाँ एंटर कर चुका है ना। क्या रीज़न रहा होगा, या तो लैंड नीचे को सबमर्ज की होगी या ओशन का जो लेवल है वो राइज किया होगा। तो ये जो फ्यॉर्ड्स होते हैं ये याद रखना बहुत डीप होते हैं देन रिया से। बात करूं डाल्मेशियन कोस्ट के बारे में, तो अब यहाँ देखिए क्या हुआ है, जब धीरे धीरे जिस तरीके से जो है ओशन लेवल इंक्रीज कर रहा था, ओशन लेवल इंक्रीज हो रहा था, तो उसने कई वैलीज को जो है ड्राउंड किया। अब मान लीजिए कोस्ट के अलोंग जो थी लॉन्गिट्यूडनल रिवर वैलीज थी, लेकिन अब पानी बढ़ चुका है, तो उन सभी जो ये वैलीज थी लॉन्गिट्यूडनल, इनको जो है ड्राउन किया जा चुका है। तो कुछ इस तरीके के जो है हमें हल्की हल्की जो है ये एमरजेंस देखने को मिलती हैं एक दूसरे के पैरेलल। तो इस तरीके का जब कोस्ट हमें देखने को मिलता है ना, तो इसे बोलते हैं डाल्मेशियन कोस्ट। डाल्मेशियन कोस्ट क्या है, ये बहुत हिंड्रेंस कॉज करता है नेविगेशन के लिए। तो आप देख ही रहे होंगे अब किस तरीके से घूम घूम के जो है कोस्ट तक जाने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। तो याद रखना ये पैरेलल माउंटेन रेंजेस थी जिनकी वैलीज जो हैं डूब चुकी हैं, है ना। तो कौन सी हैं, लॉन्गिट्यूडनल रिवर वैली थी। और धीरे धीरे क्या है, ये वेव्स ने जो है इनको इरोड किया है और एक आइलैंड के रूप में ये जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो ये शिप्स के लिए जो है बैरियर के रूप में भी काम करते हैं। बात करूं अगले कोस्ट के बारे में, तो वो है एस्चुरियन कोस्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो एस्चुरी वर्ड है इसका क्या मतलब है। एस्चुरी रिवर कब बनाएगी, जब वो डेल्टा नहीं बनाती। जब डेल्टा नहीं बनता है तो क्या है, एस्चुरी बनती है। तो डेल्टा ना बनने के कई कारण हैं जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो ठीक है, अब रिवर आई, रिवर अपने साथ क्या है, फ्रेश वाटर लेके आ रही है, लेकिन ओशन में क्या है, सलाइन वाटर है। अब इन दोनों की वाटर की मिक्सिंग होगी, जहाँ जहाँ तक जो एरिया जो ये बनेगा उस मिक्सिंग वाले वाटर का, तो ये जो मिक्सिंग वाला वाटर होता है ना, ये क्या है, ब्रैकिश वाटर कहलाता है। तो जितने एरिया तक जो है ये ब्रैकिश वाटर रहेगा, वहाँ पर जो लैंड वाला एरिया रहेगा वो इसका कोस्ट बनेगा, उसे बोलते हैं एस्चुरियन कोस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करूं एमरजेंट कोस्ट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर जो है राइज ऑफ लैंड हुआ है या फिर क्या है, सिंकिंग ऑफ सी हुई है, जिसकी वजह से जो है एमरजेंस वाली कोस्ट लाइन हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर हमें जो फीचर्स देखने को मिलते हैं वो हैं रेज्ड बीचेस, वेव कट प्लेटफॉर्म्स, सी वेव्स एंड आर्चेस। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है केरला का मालाबार कोस्ट और तमिलनाडु का कोरोमंडल कोस्ट। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार स्ट्रेट, इस्थमस और पेनिनसुला किसे बोलते हैं। बात करूं स्ट्रेट की, तो स्ट्रेट क्या है, एक नैरो वाटर बॉडी है जो कनेक्ट करती है दो लार्ज वाटर बॉडीज़ को। एग्जाम्पल के रूप में क्या है, पाक स्ट्रेट। बात करूं इस्थमस की, तो ये क्या है, नैरो लैंड एरिया है जो कनेक्ट करता है दो बिग लैंड मासिस को। एग्जाम्पल है इस्थमस ऑफ पनामा। बात करूं पेनिनसुला की,
तो पेनिनसुला बेसिकली क्या है, जिसके ज़मीन का वो हिस्सा जिसके 3 साइड क्या है, पानी प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं पेनिनसुला। एग्जाम्पल क्या है, इंडियन पेनिनसुला। तो ये सब था कोस्टल लैंडफॉर्म्स के बारे में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फेसबुक पे आप पर्सनल मैसेज करके भी अपनी क्वेरी सॉल्व करा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।